तो चलिए बच्चों, अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वर्क पावर एनर्जी का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन दिए हैं t की पावर 1/2, t की पावर 3/2 और t स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट में। ठीक है, मतलब इनिशियली उन्होंने कहा है कि ये बॉडी रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब बच्चों होता है u बराबर 0। फिर कह रहे हैं बॉडी मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है e, ये क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि बताओ इसको जो पावर प्रोवाइड करेंगे वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगी। अच्छा बच्चों, हम टी टाइम की बात करते हैं। लेट आफ्टर टाइम टी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये तो हमको 0 दिया था, a और इंटू टी, मतलब v बराबर आ गया ए टी, ये वेलोसिटी आ गया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग एट बॉडी आफ्टर टाइम टी। सोचो बच्चों, टी टाइम के बाद उससे फोर्स कितना लगेगा, भाई फोर्स तो हमेशा एम ए लगेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो फोर्स तो एम ए ही रहना है, वो तो चेंज होना नहीं, क्योंकि ए कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट होता है, इसलिए फोर्स तो एम ए लगेगा। सो पावर डिलीवर्ड, कितनी पावर उसको दी गई होगी, इज इक्वल टू, तो पावर इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है, एम ए, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ए टी, यानी कि पावर बराबर हो गया एम ए स्क्वायर टी। कितना हो गया, एम ए स्क्वायर टी। इसका मतलब पावर कहां पे डिपेंड करती है बच्चों, टी पे सीधे डिपेंड कर रही है। सो पावर डिपेंड्स ऑन टी, इसका मतलब P डिपेंड करता है T पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो दिया गया ऑप्शन था उसमें देखो बी वाला था ना, T पे डिपेंड कर रहा। हाँ बिल्कुल, पावर T पे डिपेंड कर रही है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि an electron and a proton are detected in cosmic ray experiment, the first with kinetic energy 10 kilo electron volt and the second with the 100 kilo electron volt. Which is faster, electron or proton? Obtain the ratio of their speeds. Electron mass is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram and proton mass is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट उन्होंने बोला ना, फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिखा हुआ ना, तो पहला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको दे दी गई 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी गई, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछा गया कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी का रेशियो भी पूछा है, मतलब उन्होंने पूछा है VE/VP। तो यही बच्चों निकाल देते हैं। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो समझ जाएंगे प्रोटॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है। कई लोग तो सोचने लगते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि
एनर्जी कम होने से ज़्यादा डिपेंड करता है मास पे, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। आप इक्वल एनर्जी एक कार को दीजिए और एक ट्रक को दीजिए, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी? सिंपल सी बात है, कार की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि एनर्जी किसको दिया? इक्वल दिया दोनों को। क्यों? क्योंकि जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी सेम अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो बच्चों ये देखकर आप आंसर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ऐसा आप नहीं कह सकते। हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी पे ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी किस पे? मास पे भी डिपेंड करती है। समझ गए? यानी कि पहले हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ke बराबर क्या आ जाएगा? हाफ mE_ve²। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको क्वेश्चन दिया 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। फिर हम kp निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये निकलेगी हाफ mp_vp²। फिर दोनों का बच्चों रेशियो ले लेंगे, मतलब हम यहाँ पे करेंगे ke/kp। तो कितना आएगा? यह आएगा हाफ mE_ve²/हाफ, ठीक है, mp_vp²। हाफ से हाफ को हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी कि ve/vp यहाँ से कितना आएगा? देखो ve/vp निकालना है तो इनके स्क्वायर पहले निकालते हैं, ve²/vp²। तो ये me/mp इधर चला जाएगा, तो mp मल्टीप्लाई में आएगा, me डिवाइड में आएगा, मतलब बनेगा ke/kp इंटू mp/me। देखो क्या किया, इधर ये इधर ये, ठीक है। अब देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे? दोनों तरफ रूट ले लेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर लेंगे क्योंकि हमको ve/vp चाहिए। तो ve/vp ये कितना आएगा? यह आएगा रूट में ke/kp mp/me। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों हम चाहे तो जो काइनेटिक एनर्जी हमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको हम जूल में बदल सकते हैं। किलो का मतलब 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं, रख सकते हैं। दोनों को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो यूज हो रहा ना, कट जाएंगे जो भी कन्वर्ट करके आएंगे, इसीलिए डायरेक्ट आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो ve/vp ये आ जाएगा हमारे पास रूट में ke/kp। ke कितना है बच्चों? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अगर आप कन्वर्ट करके रखोगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम यूनिट आप यूज कर सकते हैं। इंटू mp मास ऑफ प्रोटॉन देखिए दिया है 1.67 10⁻⁻27 अपान में me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको बेटा थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ve/vp कितना बचेगा? देखो 10⁻31 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा? +31 हो जाएगा। यानी कि ऊपर बचेगा 1.67 × 10⁻⁻27 है, प्लस का 31 आ गया, नीचे -31 ऊपर गया तो +31। बहुत बढ़िया। अपान में 10 से 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 91 आ जाएगा। देखो 10 × 9.1 कितना आ गया? 91। अच्छा बच्चों अब क्या कर सकते हैं? देखो तो ve/vp की वैल्यू आ जाएगी रूट में 16700/91। इसको जब आप सॉल्व करेंगे v की वैल्यू ve/vp की वैल्यू, तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा लगभग 13.5 आता है बच्चों, 5। सो ve/vp इज 13.5। मतलब कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की वेलोसिटी की 13 टाइम्स है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और इनका रेशियो 13.5 आएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों वर्क पावर एनर्जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस विद अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जस्ट 2
a constant force F vector given by F vector is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton, where I, j, k cap are unit vectors along the x, y, z axis of the system respectively. What is the work done by this force in the moving the body a distance of 4 मीटर along the z axis? ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो इस कांस्टेंट फोर्स के इफेक्ट में मोशन कर रही है, ठीक है, और कह रहे हैं कि वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब वहां डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का कितना हो जाएगा ये हमको सोचना है, जबकि वो मेन पोजीशन मतलब ओरिजिन से चलना शुरू करती है, मतलब वो जहां से शुरू करती है वो ओरिजिन है, वहां से वो जेड एक्सिस में कितना गई है 4 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे बॉडी मूव्स 4 मीटर इन जेड एक्सिस, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको एस से लिख लें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k। अब देखो बच्चों जेड एक्सिस में चलिए, क्योंकि हमको पता है ना आई एक्सिस किस में है, तो आई वेक्टर है एक्स एक्सिस में, जे वेक्टर होता है बच्चों वाई एक्सिस में, और के वेक्टर बच्चों होता है जेड एक्सिस में। हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बॉडी जेड एक्सिस में चली है, इसलिए यहाँ पे 4k आया। अगर यही कह देते हैं कि 4 मीटर चलती है वाई एक्सिस में, तो ये बच्चों 4j आ जाता। अगर कहते 4 मीटर चलती है एक्स एक्सिस में, तो x का मतलब i आ जाता, कोई और डायरेक्शन बदलते कुछ और आ जाता। कुल मिला के यहाँ पे उन्होंने कहा ये k एक्सिस में चली है, इसलिए आया है s वेक्टर इज इक्वल टू 4k, क्योंकि वो z एक्सिस में चली, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इस सिचुएशन में वर्क कितना होगा, तो वर्क W इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k इंटू मतलब डॉट 4k, एफ डॉट एस होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में पता है बच्चों k का i से करोगे 0 आ जाएगा, k का j से करोगे 0 आ जाएगा, k का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ये पहले इधर कर लेते हैं, चलो पहले k में करेंगे तो क्या आएगा -4 i डॉट k प्लस इसमें करेंगे तो 8 j डॉट k प्लस 3 में करेंगे तो 12, 3 4 जा 12 और k डॉट k, आपको पता है ना i डॉट k क्या होता है 0, j डॉट k क्या होता है 0 और k डॉट k क्या होता है 1, इसलिए w बराबर आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1, इसका मतलब w आ जाएगा 12 जूल, तो वर्क कितना हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को जेड एक्सिस में 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने पर इस फोर्स से कितना वर्क होगा 12 जूल का वर्क होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन t की पावर 1/2, सेकेंड t, थर्ड t की पावर 1/2 और फोर्थ t स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो यूनि डायरेक्शनली मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट पावर ऑफ सोर्स। सोर्स जो है उसको कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पावर चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, कांस्टेंट है वो दी जा रही, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो x टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब t की पावर कितने पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि हमको बेसिक फार्मूला तो पता है भाई पावर का है, पावर इक्वल टू क्या होती भाई, तो P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी।
तो हम यहाँ पे जानते हैं कि पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स को ma मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो हम x की हेल्प से a और v को निकाल देंगे, वहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर n2 आएगा तो कहेंगे t स्क्वायर पे डिपेंड करता है, n3/2 आएगा तो कहेंगे t की पावर 3/2 पे x डिपेंड कर रहा है। अगर n जो भी आएगा मतलब वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि इंटीग्रेशन की अपेक्षा डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना बच्चों के लिए ज्यादा आसान है, इसलिए मैं अभी डिफरेंशिएशन का मेथड, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने कहा x, हमने मान लिया x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर n, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा k t की पावर n। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या होगा बेटा, कोई कांस्टेंट होगा। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा बात कीजिए बच्चों, अगर हम यहाँ वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है क्या आता है बच्चों, dx/dt। तो v बराबर हो जाएगा d/dt ऑफ x, x की वैल्यू क्या है k इंटू टी की पावर n। तो v बराबर आ जाएगा k और t की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n t की पावर n-1। याद कीजिए t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, ऐसा होता है फार्मूला। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक्सेलरेशन यहां फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है dv/dt, किसके बराबर होता है dv/dt। तो a बराबर क्या आएगा d/dt ऑफ v, v की वैल्यू क्या है kn t की पावर n-1। तो a बराबर यहां से आ जाएगा kn, बाहर ले लेंगे, t की पावर n-1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई, मतलब n-1 मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में एक कम तो n-1 है, तो अब कितनी पावर बन जाएगी n-2। भाई एक और कम होगा तो देखो n-1 पावर है, एक और कम करो तो क्या आएगा n-2, इसलिए आ गया ऐसा। तो आ गया kn n-1 t की पावर n-2, ये एक्सेलरेशन हो गया। सो पावर P इज इक्वल टू, तो पावर हमको जो डिलीवर्ड पावर है वो चाहिए, तो वो बच्चों कितना है MAV। अब ऐसा करते हैं a का ये वैल्यू आ गया kn n-1 t की पावर n-2 और v आ गया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वहां से हम t की पावर निकाल देंगे। अच्छा, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा P इज इक्वल टू MA, a की वैल्यू बच्चों kn n-1 t टू द पावर n-2 इंटू v की वैल्यू बच्चों kn t टू द पावर n-1। ओके, तो पावर कितना आ जाएगा यहां से, ये आएगा m k स्क्वायर n-1 और t की पावर कितना आएगा देखो, तो ये बच्चों t n-2 और ये क्या है n-1, जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये n-2 में n-1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 2n-3, यानी कि ये t की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 2n-3। अच्छा, क्यों, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो गई है इसलिए। बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, पावर इज इंडिपेंडेंट विद टाइम, मतलब पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही मतलब टाइम नहीं आना चाहिए पावर के फंक्शन में, भाई जिस पे डिपेंड नहीं कर रही वो आएगा, तो अगर टाइम आ जाएगा तो टाइम के बढ़ने से फिर पावर बढ़ने लगेगी, जब अपान में टाइम आ जाएगा तो टाइम के बढ़ने से पावर घटने लगेगी। तो कुल मिला के टाइम आना ही नहीं चाहिए पावर के फॉर्म में। तो टाइम ना आने का मतलब है टाइम की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो जो पावर है टाइम की ये वाली, ये 0 कर दो, तब कहेंगे कि जो पावर है किसी सोर्स की वो इंडिपेंडेंट है टाइम से। इसका मतलब 2n-1 बराबर 0, ये 2n-3 बराबर 0, 3 है ना। अच्छा, तो बच्चों ये 2n बराबर कितना हो जाएगा 3 और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। सो द पावर ऑफ t इज 3/2। x के लिए अगर मैं बात करूं, 10 डिस्प्लेसमेंट
x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो वर्क पावर एनर्जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर पे कोई पंप है जो कि एक टंकी को फिल कर रहा है, उसमें वाटर फिल कर रहा है, ठीक है। और पंप जो है वो 40 मीटर की हाइट पर रखी टंकी को, ठीक है, 30 जिसका वॉल्यूम दिया है 30 मीटर क्यूब, उसको वो मात्र 15 मिनट में भर देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा होगा, जो मोटर होगा, जो भी हमारा पंप होगा, जबकि इफिशियंसी जो पंप की है वो 30% है। इसका मतलब वो केवल 30% ही सही एनर्जी आउटपुट में देता है, बाकी एनर्जी लॉस हो जाती होगी। वो एनर्जी बहुत तरीके से लॉस होती है, साउंड एनर्जी में लॉस हो जाता है, फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है और बहुत तरीके से। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि उसने 30 मीटर क्यूब की टंकी को फिल कर दिया। तो हमको ये सोचना चाहिए कि वहां तक उस टंकी को फिल करने में उसको कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क तो सीधी सी बात है भाई, m मास को वो ऊपर भेज रहा, चाहे वो वाटर हो चाहे जो भी हो, है m मास के वाटर को ऊपर भेज रहा, तो वर्क कितना होगा mgh। मेन क्या होगा यहाँ पे बच्चों, आपको m पता हो जाए, h तो पता है, g आपको पता है, स्मॉल g की वैल्यू। तो m को पता करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे मास ऑफ वाटर इन टैंक इक्वल टू, ये कितना आएगा बच्चों, ये m निकाल देते हैं, यह आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास आएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 30 और डेंसिटी मतलब 10 की पावर 3। याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है, इसको रो से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम वाटर आता है। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ से m निकल आया हमारे पास, कितना निकल आया, 3 × 10 की पावर 4 किलोग्राम, ठीक है। लिखेंगे सो वर्क डन बाय पंप, वर्क डन कितना हुआ होगा, तो वर्क डन हुआ होगा बेटा mgh। m कितना है, 3 × 10 की पावर 4, g कितना है बच्चों, g है 9.8 और h कितना है बच्चों 40 मीटर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 117.6 × 10⁵ और ये क्या बनेगा जूल। भैया इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये वर्क आ गया। सो पावर ऑफ द पंप डिलीवर्ड, पावर ऑफ द पंप डिलीवर्ड, कितनी पावर उसने दे दी, ठीक है, डिलीवर कर दी, ये P। तो P बराबर क्या होता है, W/T। तो ये आ जाएगा W मतलब mgh जो भी आया है अपान T। mgh कितना निकाला बच्चों हम लोगों ने, W कितना निकाला, ये निकाला 117.6 × 10⁵ अपान T। टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम लगा 15 मिनट्स। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है MKS में कैलकुलेशन करनी है तो सेकेंड में चाहिए टाइम। तो 15 × 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 सेकेंड। तो टाइम की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, 900 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा जूल/सेकेंड, यानी कि वाट में बन जाएगी ये वैल्यू। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 13.1 × 10⁻³ वाट, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं 13.1 किलोवाट। क्या लिख सकते हैं, 13.1 किलोवाट। ये तो पावर बच्चों डिलीवर्ड हुई। हमसे पूछा गया कितनी इलेक्ट्रिक पावर उसने कंज्यूम की, तो कंज्यूम पावर ऑफ द पंप, तो यहां पर लिखेंगे कंज्यूम्ड बाय पंप, ठीक है, मतलब P डैश।
इंटू 30/100, तो इसका 30% करेंगे तो वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी डिलीवर्ड पावर, यानी कि P मिलेगा। यानी कि बन गया P डैश इंटू 30/100 इक्वल टू P, तो P डैश कितना आएगा, P इंटू 100/30, वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू 13.1 अपान में 30 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 43.6 किलोवाट, यानी कि जो पावर आएगी पंप की वो कितनी आ गई, वो आ गई 43.6 किलोवाट। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब उस पंप की पावर क्या होगी, 43.6 किलोवाट होगी। फिर समझ लो बच्चों, अगर वो P डैश पावर यूज करेगा इलेक्ट्रिक की, तो उसका 30% ही तो आउटपुट देगा, तो इंटू 30/100 किया, ये आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए। और आउटपुट क्या है, जो डिलीवर की पंप ने, जो वहां दी है वो कितनी दी है, P, इसके बराबर कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो पंप की पावर कंज्यूम्ड होगी वो क्या होगी, 43.6 किलोवाट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of air until at half its original height. It attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? Okay. तो बच्चों देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक वाटर की ड्रॉप है जिसकी रेडियस 2 मिलीमीटर है और ये ऊपर से कहीं से गिरा दी गई है। मतलब कितनी हाइट से गिराई गई, 500 मीटर से। मतलब ये ड्रॉप है और ये 500 हाइट से ऊपर से गिरा दी गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो मोशन के बारे में बात करनी है हमको, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। मतलब 250 मीटर पहले और फिर बाद में 250 मीटर, यानी कि टोटल 500 है, बट उसको दो पार्ट में करके हमको यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों कह रहे हैं यहाँ से जब ड्रॉप गिराई गई तो यहाँ तक उसमें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लगता है। मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ती है बट रियल में जितना उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए था उतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि एक विस्कस फोर्स लग जाता है। और यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और ये कांस्टेंट हो जाती है। नीचे वाले हाफ के लिए उसकी स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड उसकी क्या बच्चों? 0। और ये यहाँ से ऐसे गिरती हुई यहाँ अर्थ तक आ जाती है। हमको बताना है कि फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में वर्क डन कितना होगा। तो भाई मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में वो h1 हाइट गिरती है और सेकेंड हाफ में वो h2 हाइट गिरती है, जबकि हम देख रहे हैं दोनों में हाइट सेम है। तो भाई देखो, कोई भी ड्रॉप है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। और m मास की बॉडी अगर h हाइट तक गिरती है तो उस पर कितना ग्रेविटी का वर्क डन होता है? mgh। तो h हमको पता है, स्मॉल g हमको पता है, मेन हमको क्या निकालना है बच्चों? m पहले पता करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि मास ऑफ वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप का मास कितना होगा? तो भाई मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी कितना है? रो। ध्यान रखिएगा कि जो डेंसिटी वाटर की होती है ये फिक्स होती है, इसको याद कर लीजिए। ये होती है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यू पुट करके मास निकालते हैं तो क्या आएगा? 4/3 पाई 3.14 आर क्यूब। तो आर है बच्चों 2 मिलीमीटर। मतलब इसकी बात करोगे तो 2 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे करना है उसका क्यूब, यानी कि 2 × 10⁻³ का होल क्यूब इंटू रो। रो की वैल्यू 10⁻³। स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.05 अप्रॉक्स। देखो इससे इसको डिवाइड करोगे 1.05 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8 और 10⁻³ का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 10⁻³
-9। कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, अब जरा सबको सॉल्व कर लो। देखो बच्चों, 10 की पावर 3 यहाँ आएगी, 10 पावर -6 बचेगा, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.35 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना, किलोग्राम। तो क्या आएगा? 3.35 इंटू 10 टू द पावर -5 किलोग्राम। ये तो बच्चों आ गई मास ऑफ वाटर ड्रॉप। उस वाटर ड्रॉप का मास कितना होगा? ये मास होगा। अच्छा, तो बच्चों H1 हाइट फर्स्ट हाफ में कितना वर्क होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ अच्छा, ये W1 हो गया। अब देखिए बच्चों, जब फर्स्ट हाफ का वर्क निकालना है तो ये आ गया W1 बराबर m की वैल्यू 3.35 10 की पावर -5, g को लगभग 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और H1 ये डिस्टेंस कितनी है? ये है 250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो W1 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.082 जूल आ जाएगी। So the work done by gravitation force in first half journey is 0.082 जूल। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में वर्क डन निकालेंगे इधर से। ये तो यहां पर लिखेंगे फिर वैसे ही वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन सेकेंड हाफ W2 बराबर ये आएगा बच्चों mgh2। वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो ये आ जाएगा बच्चों m, वही बात 3.35 10 की पावर -5 g 10 और h2 ये वाली हाइट, ये कितना गिरा? 250 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू भी आ जाएगी 0.082 जूल। अब बच्चों कह रहे हैं बताओ कि अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि जैसे यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी रिसीव हुई होगी, उसको जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो वर्क करेगा वो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए थी, तो ये मिली है mgh1। यहां कितनी मिली बच्चों? mgh2। यानी कि उसको टोटल एनर्जी कितनी मिली होगी? mgh1 प्लस mgh2। तो अगर विस्कस फोर्स ना होता तो ये उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो W1 प्लस W2 में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को घटा दें तो मिल जाएगा कितनी एनर्जी बन गई है? वही विस्कस फोर्स का वर्क हो जाएगा। समझो, जैसे ऊपर से नीचे तक आने में मान लीजिए कि उसको 250 जूल एनर्जी मिली, सपोज कर लीजिए, तो उसको 250 जूल उसमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी उसमें 50 जूल है तो इसका मतलब बची हुई 200 जूल क्या हो गई होगी? विस्कस फोर्स में खर्च हो गई होगी। यानी कि विस्कस फोर्स का जब वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी जो उसको रिसीव हुई है, मतलब टोटल वर्क डन बाय ड्यू टू ग्रेविटी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, तो W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2 माइनस K काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बच्चों ये पूरा किस में आएगा? माइनस में। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि विस्कस फोर्स का वर्क हमेशा निगेटिव होता है। यानी कि यहां से बच्चों आएगा हमारे पास W1 की वैल्यू रखो भाई 0.082 प्लस W2 0.082 माइनस हाफ mv²। ठीक है, अब भाई हाफ mv² की वैल्यू आप कहीं निकाल देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो k बराबर कितना आएगा? यहाँ निकाल देंगे। चलो अच्छा, यहाँ निकाल देते हैं। इसमें हम k निकालने जा रहे हैं जो वहां रखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। तो ये क्या आएगी? हाफ mv²। k कितना आएगा? हाफ m 3.35 इंटू 10 की पावर -5 है इंटू v²। v वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हुई थी? 10
10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, यह आएगा 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ -5 यहाँ 100, तो ये बचेगा -3। देखो 2 पावर यहाँ कम हो जाएंगे, 2 पावर पॉजिटिव 5 पावर निगेटिव, तो -5 + 2 यानी कि पावर क्या बचेगी -3 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ यूज कर लेंगे बच्चों। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 0.164 माइनस ये मिला 1.65 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 0.164 माइनस, यहाँ बच्चों ये है तो इसको लिख सकते हैं 0.00165, ऐसा लिख सकते हैं ना, 10⁻³ का यूज कर लिया, ऐसे बना लिया। तो W बराबर क्या आएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 261 पॉइंट, मतलब अप्रॉक्स 0.162 जूल बाय रेजिस्टिव फोर्सेस -0.162 जूल। इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स से वर्क कितना होगा, यानी कि विस्कस फोर्स कितना वर्क होगा यहाँ पे 0.162 जूल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, व्हाट इज द स्पीड with which the bob arrives at lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against the air resistance। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इससे कोई मास अटैच है और कहा गया उसको हॉरिजॉन्टल में लाके ऐसे छोड़ दिया गया। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। इसका मतलब ये जो मास है वो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, नीचे आएगा। कैसा पथ लेता हुआ आएगा, सर्कुलर पथ लेता हुआ आएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों कह रहे हैं जब वो नीचे पहुंचेगा ये मास, ठीक है, जब वो मास नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे हमको उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। जबकि कह रहे हैं कि उसकी 5% जो एनर्जी है वो एयर रेजिस्टेंस में लॉस हो जाती है। मतलब जब ये बॉडी नीचे आती है तो 5% एनर्जी किस में लॉस हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस में। बच्चों देखिए, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरती है तो वर्क कितना होता है उस पे, mgh। वर्क कितना होता है, mgh। भले ही वो बॉडी ऐसे सर्कुलर में गिरे, चाहे वो डायरेक्ट यहां से लाके ऐसे छोड़ दो ये h हाइट गिरे, चाहे उसको ऐसे ऐसे टहला टहला के ऐसे ऐसे करके गिरो, लेकिन वो अगर h हाइट नीचे आ गई तो उस पर ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, mgh। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते की लंबाई से, लेंथ ऑफ पाथ से उसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब ये बॉडी यहां से यहां तक आएगी तो इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, वो भी कितनी, mgh। h का मतलब कितना नीचे आ गई, तो यहां से यहां आ गई तो सोचो इतना नीचे आई एक तरीके से, ये हाइट कितनी होगी, l होगी। तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, mgl की। लेकिन वो कह रहे ना कि जो एनर्जी चेंज हो रही है उसमें 5% तो लॉस हो गया। किसमें लॉस हो गई, वो एनर्जी लॉस्ट हुई है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो सोचो 5% लॉस हो गई तो बची कितनी होगी, बची होगी 95%। बिल्कुल सही। यानी कि mgl का जो 95% होगा वही उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी कि ये उस पर वर्क हो गया और ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब ये कह सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो गई। क्या यूज हो गई बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होती थी ना, क्या, वर्क डन एट एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हाफ mv² माइनस 0। और ये बराबर क्या आएगा, mgl इंटू 95/100।
क्यों 95% का मतलब 95/100। बहुत बढ़िया बेटा। देखो m से m को कैंसिल कर सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यह आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.95 इंटू GL, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में 2, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा रूट में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.9 GL, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.9, G की वैल्यू 9.8, L की वैल्यू 1.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉब, जो ये बॉल लटकी हुई होगी, इसको बॉब भी बोलते हैं ना पेंडुलम के केस में, तो इस मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 5.3 मीटर पर सेकेंड।